हाँ जी, जो कल तक पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रिकल फील्ड समझ में आया क्या होता है? किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, कितना फोर्स? क्यू कितना? कितना? पॉजिटिव चार्ज पर इन दी डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट। क्लियर बेटा? अरे क्लियर? किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स। मल्टीपल अगर पॉइंट चार्जेस हो तो किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो सबका क्या बेटा? वेक्टर सा। क्लियर ये चीज? ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पड़ी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसको? इलेक्ट्रिकल फील्ड को, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन में हमने कहा कि हमेशा किससे स्टार्ट है? पॉजिटिव से। टर्मिनेट किस पर है? नेगेटिव पर। क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। कभी भी इस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो बेसिकली उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जहां डेंसर होगी लाइन वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां रेयर होगी लाइन वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड वीक होगा। यहाँ तक सबको क्लियर बेटा? देखो अब आगे चलते हैं, एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, वो है कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। हाँ, मॉड्यूल पे डाउट ले लेंगे बेटा, एक मिनट बस ये कर ले, फिर मॉड्यूल पे डाउट ले लेंगे। कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स। कंडक्टर मतलब जो हमारे पास बेसिकली है, मेटल है, मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन मेटल में किस तरीके से होंगी ये हम समझ रहे हैं। हाँ जी, लिख लिया। देखो इधर ध्यान से, जब हम किसी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो दो चीज हमको दिमाग में रखनी है। पहली कि कंडक्टर के सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनेगी हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है। मान लिया किसी कंडक्टर के सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, लेकिन सरफेस के हमेशा क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। कारण बहुत सिंपल सा है इसका, कि मान लो हमने कहा कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस तरीके से, और इस पे जो भी फ्री चार्ज होता है वो हमेशा रहता का है सरफेस पर। तो अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके दो कंपोनेंट बना ले, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। यानी ये जो फ्री चार्ज है इस पर दो तरफ फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ओके बेटा? अगर इस पर इधर फ्री फोर्स लग रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? इधर मूव करना चाहिए। ठीक है। और अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो वो क्या बना लेता है बेटा? वो क्या बनाता है? करंट बनाता है। क्या बनाता है? करंट। तो फिर हमें किसी भी कंडक्टर को टच करने पर क्या लगना चाहिए? करंट लगना चाहिए। अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहे हैं और उस पर चार्ज सरफेस पर मूव करने लग गया तो हमें क्या फील होना चाहिए? करंट फील होना चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो हमेशा जो फोर्स है वो क्या है बेटा? क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल वाले फोर्स को ग्रेविटी एडजस्ट कर सकती है, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा सकता है, इसमें इसकी हमें टेंशन नहीं। अगर ये है तो फिर इसको क्या करना चाहिए था? इसके सरफेस पर मूव करना चाहिए। तो क्या ध्यान रखोगे? पहली चीज कि कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें होंगी वो हमेशा सरफेस के क्या होंगी बेटा? परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा? तो पहला पॉइंट ये लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर ध्यान से। क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular, always perpendicular to surface of conductor। लिख लिया? अब देखो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई चीजें हमें जो है कई बार कैसे सवाल हमसे पूछ लेता है। जैसे मान लो ये एक मेटल की प्लेट है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा। कैसा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज।
और यहां मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख रखा और मुझसे कहा कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है बताओ। ठीक है, इधर हमें पता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अकेला नेगेटिव चार्ज रखा होता, तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें ऐसे होती, एरो अंदर की तरफ लग रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां से स्टार्ट होगी, यहाँ क्या होना होगा, टर्मिनेट होना होगा, यही होगा। ठीक है, तो याद रखो आप इन लाइनों को ऐसे नहीं बनाओगे कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और किस पे चली गई, नेगेटिव। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पर लाइनें हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये लाइन यहां से जब बाहर निकलेगी तब वो क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और आगे फिर ये कहां चली जाएगी बेटा, नेगेटिव चार्ज पर। किस पर चली जाएगी, नेगेटिव। तो इनिशियली जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, कंडक्टर के सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे बनेगा बेटा, इसको परपेंडिकुलर बना लेना थोड़ा सा और बेटर करना इसको। इस तरीके से होंगी लाइनें आपकी। क्या सबको समझ में आया हमने ऐसा क्यों बनाया? कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर। मान लो ये प्लेट नेगेटिव होती, तब क्या होता भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा होता, बोलो। पॉजिटिव से स्टार्ट होती, लेकिन जब यहां आती तो लैंड कैसे करती, परपेंडिकुलर लैंड करती। ठीक है बेटा, तो याद रखना कंडक्टर के सरफेस पर जो भी लाइन आएगी जाएगी वो हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा। मान लो ये हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा, तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें कैसी होनी चाहिए, हर पॉइंट पर कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलर। हर पॉइंट पर क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होती है कंडक्टर के लिए वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसको नेगेटिव चार्ज दे रखा है। बोलो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या ऐसे होगा बेटा, तो ये एक बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया। क्या बन गया, सारी लाइनें पैरेलल होगी तो कैसा फील्ड बन गया बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। लिया। लिख लिया सबने, चलो। सेकेंड चीज जो हमें कंडक्टर के लिए ध्यान रखनी है कि अगर मान लो किसी कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, किसमें रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एंटर नहीं करती। कंडक्टर के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं, या किसी मेटल के अंदर, कंडक्टर को मेटल मान सकते हैं, किसी मेटल के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, तो सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है, नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, नो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन exist inside the conductor। इधर देखो ध्यान से, एक मिनट के लिए लिख लेना, बाद में समझ लो पहले कि मान लो ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म। अब इसमें हमने यहां पर मान लो कोई मेटल का कोई स्क्वायर वो रख दिया, क्यूब रख दिया। ठीक है बेटा, ये मेटल का क्या आ गया, क्यूब। अब इसके अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी।
यानी ये लाइनें बेसिकली क्या होंगी, यहां तक आएंगी, है ना, और यहां के बाद ये अंदर गायब हो जाएंगी, यहां पर वापस से प्रकट होंगी, आगे ऐसे ही चलेंगी। ओके, क्या बात समझ में आई क्या? मेटल के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि बेसिकली क्या हुआ, देखो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को बताओ इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण किधर फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज पर किधर लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है, किधर लगता है? अपोजिट। तो ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉनों को बेसिकली इधर इकट्ठा कर देगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हुए तो क्या ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा? हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया, जो इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किधर से किधर है बेटा? अपोजिट है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? ये इसको कंप्लीटली क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, यानी अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बनता, ठीक है। ये डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम इंडक्शन पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अलावा बाकियों में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा बनता है, चार्ज कितना इंड्यूस होता है। अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा। कंडक्टर की सरफेस है, कोई मेटल की सरफेस है, तो उसमें कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा। अंदर का सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कैंसिल हो जाएगा, हम कहेंगे भाई यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं। और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं है, नहीं है ना भाई। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं। तो अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर के सरफेस के अंदर, मेटल के सरफेस के अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं होगी। क्या ये चीज क्लियर बेटा? अब इसके कारण हम कहते हैं कि देखो इधर ध्यान से ही सुनना, कि अगर यहां हम किसी चार्ज को रखें मान लो, ठीक है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं ले। यानी अगर मेटल का सरफेस बीच में आ जाए, हमने कल अभी कुछ क्लास पहले पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है बेटा। हमने पढ़ा भी था कि मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है? वैक्यूम में यही होता है बेटा, ठीक है, मीडियम में, है ना। अगर हम दो चार्जेस के बीच में मेटल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं बेटा? मेटल, चाहे फुल्ली फिल कर दे चाहे पार्शियली फिल कर दे, तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, यानी फोर्स पूरी तरह से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म। क्लियर बेटा? तो मेटल जो होता है उसके लिए याद रखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या ली जाती है बेटा? इनफाइनाइट। जीरो तो तब आएगा ना, ये फोर्स जीरो होना चाहिए, तो एप्सिलॉन आर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर बेटा? यानी दो चार्जेस के बीच में अगर हम मेटल डाल देते हैं तो उनके बीच में फिर कोई फोर्स नहीं लगता, उनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है? इसको शील्डिंग कहते हैं बेसिकली। क्या हो गई? शील्डिंग। क्लियर है? यानी मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लोगे बेटा? इनफाइनाइट। ध्यान रहेगा, ठीक है। यहां नोट लगाकर लिख भी देते हैं, देखो फॉर मेटल एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या लिया जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बड़ा हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने कहा दो चार्जेस है, इनके बीच में कोई फोर्स एफ लग रहा था, प्लास्टिक की शीट बीच में डाल दी, फोर्स बोलो बढ़ेगा घटेगा? सेम रहेगा, घटेगा, ठीक है। और मेटल डाल दिया, जीरो, क्या हो जाएगा? क्लियर? क्योंकि मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? इनफाइनाइट। क्या? हाँ, यहां तक आएगी, सरफेस तक, सरफेस तक कोई दिक्कत नहीं है, अंदर बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। क्या? देखो इधर ध्यान से, बेसिकली यहां पर ये हमारे पास जैसे ये किया, मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये हमने किया, ये एक मेटल की शीट रख दी, एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा कर देगा, ये नेगेटिव इधर क्या कर देगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर देगा। ओके बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन अब यहां से यहां टर्मिनेट हो जाएंगी, यहां से यहां टर्मिनेट हो जाएगी, यही होगी, ये ऐसे ये होगा। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहा है, ये चार्ज नहीं लगा, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहा है? ये। तो ये इसका फोर्स तो खत्म हो गया, बदले में ये इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर? तो दोनों का एक दूसरे पर फोर्स क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं है, ठीक है। क्लियर बेटा? और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, इंडक्शन जब आएगा तब इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये ध्यान रखो, मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर। क्लियर बेटा? ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट दो समझ में आए, क्या क्या बेटा? बोलो। एक तो परपेंडिकुलर होंगी हमेशा, दूसरा, ठीक है, ओके। अब देखो इधर ध्यान से, कि मैंने ये कहा कि एक छोटा सा सवाल मैं लिख रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया, ठीक है। आप मेटेलिक स्फीयर
is placed in electrical field. और हमसे कहा विच ऑफ द डायग्राम shows electrical field lines correctly. कुछ डायग्राम मैंने बनाए, जैसे पहला ये बनाया मैंने, इसको मैंने कहा ये ए है। दूसरा मैंने बनाया ये, तीसरा मैंने बनाया ये, और चौथा बनाया ये। बोलो इनमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट लग रहा है? फोर्थ वाला। क्या ये सब एग्री करते हो इससे? एक एक करके चलो, बता इसमें क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर नहीं है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सरफेस पे हमेशा क्या आएगी? परपेंडिकुलर। क्या ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नहीं। ठीक है, तो कैसी आनी चाहिए? परपेंडिकुलर। पहला समझ में आ गया क्यों गलत है? लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर, जबकि कंडक्टर पे हमेशा जो लाइन लैंड करेगी या लाइन जो आएगी कंडक्टर के सरफेस पे, वो हमेशा क्या होगी बेटा? क्लियर बेटा? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अंदर नहीं जाएंगी, इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। ठीक है, दो प्रॉब्लम है क्या? कि पहली, कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, सेकंड, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, परपेंडिकुलर आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर जा रही है। दूसरा क्या है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। इसमें वही आता है, अंदर भी जा रही है परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर आ रही है, अंदर नहीं जा रही, परपेंडिकुलर ही छोड़ रही है। इट इज परफेक्ट। ओके, क्या ये परफेक्ट है? तो कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा, रिवाइज कर लेना सारे टॉपिक। कोई दिक्कत हो मुझसे रुक के पूछ लेना। ठीक है, वीडियोस अगर दोबारा देखने हो वीडियोस देख लेना, सारे अपलोडेड है वीडियो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, और जहां तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल फील्ड की शुरुआत तक, वहीं तक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा? नहीं, क्या उसका भी होगा अभी? IUPAC में पूछ लेते हैं कितना हो गया, 25 क्वेश्चन बनने लायक हो गया क्या, तो कराता हूँ। ठीक है, बायो का भी होगा और मैथ्स का भी पूछ लेंगे कितना हो गया। ठीक है, डिपेंड करता है कि इतना सा इकट्ठा हो जाना चाहिए कि टेस्ट पेपर बन सके। ठीक है, क्या अगले? हाँ, अगर उनको लगता है कि भाई इस संडे को मेरे पास नहीं मटेरियल इकट्ठा हुआ टेस्ट लायक, तो अगले संडे को रख लेंगे। और पढ़ के आना है, जो बिना पढ़े आपकी बार में जो है ना नंबर घर पे भेजूंगा सबके, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर सिद्धार्थ? ठीक है ना, आपकी बार सीधे पापा के नंबर पे भेजूंगा। ठीक है ना? खुल के पढ़ना शुरू कर देना बेटा, थोड़ा थोड़ा। लिख लिया बेटा? अब देखो इधर ध्यान से, फिर से हमने चार पांच चीजें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ी, जो भी, कि फोर्स कितना लगता है, कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, इन सबको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी। जैसे देखो इधर मैंने कहा, अ बॉल ऑफ मास 4 ग्राम हैविंग चार्ज 2 माइक्रो कूलाम
is suspended in air in an electrical field. Find out magnitude of electrical field. सस्पेंडेड का मतलब हवा में लटकी हुई है। एक गेंद है जिसका मास 4 ग्राम है और चार्ज उस पर कितना है 2 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव चार्ज है, वो हवा में लटकी हुई है किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में। हाँ, किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में हवा में लटकी। टेंशन नहीं, हवा में लटकी हुई रस्सी से नहीं बंधी हुई, ठीक है। तो mg को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज पर दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। mg डाउनवर्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड लगना चाहिए। चार्ज पॉजिटिव है, अपवर्ड लग रहा है, यानी फील्ड भी अपवर्ड होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो देखो इधर ध्यान से, मान लो इस गेंद को मैंने कहा भाई ये हवा में लटकी हुई है, तो आपने कहा ग्रेविटी नीचे ले जानी चाहिए यार, इसको होनी चाहिए, और फिर भी नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ऊपर दूसरा फोर्स कौन सा लग सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में बेटा, चार्ज बॉल है तो इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लग सकता है। अब इसके अपोजिट लगना चाहिए, यानी इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए बेटा, ऐसे लगना चाहिए, यही लगना चाहिए, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज पर अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा, इसका मतलब फील्ड भी किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। क्लियर बेटा, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, यही कर रहा है। अब बोल एफ ई क्या होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। एफ ई को कैसे लिखूंगा बोल, किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखते हैं, क्यू ई, क्या लिखते हो, अरे क्या लिखते हो, ठीक, ठीक है, क्या लिखते हो, एफ इजिकल टू क्यू ई लिखते हो ना भाई। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये फोर्स, क्यू चार्ज पर कितना फोर्स, क्यू ई फोर्स, यही होता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बोल, क्या क्यू ई होना चाहिए, टू तो बाद में आएगा, क्यू ई होगा। तो क्यू ई बराबर होना चाहिए तेरे किसके बेटा, एम जी, तभी ये क्या हो पाएगा, सस्पेंड हो पाएगा। हमसे पूछा ई की वैल्यू, ई क्या होना चाहिए, एम जी बाई क्यू। ओके, अब इसको प्रॉपर उसके साथ वैल्यू रख दे। ई को तो एसआई यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो सारी वैल्यू को एसआई में करके रख दे। समझ में आया कैसे, देख ये बॉल अगर हवा में ऐसे लटकी हुई है तो नीचे इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी, इसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। यहां कौन सा होगा दूसरा फोर्स, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होगा, क्लियर। अब सोचिए नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होना चाहिए था, फिर डाउन साइड होना चाहिए था, ताकि जो फोर्स लगे वो ऊपर लगे। ओके बेटा, न्यूटन पर एम की जगह क्या रखोगे, 4 ग्राम, यानी 4 × 10⁻⁻², ये लिखोगे 1000 ग्राम का एक, ठीक है ना। जी की वैल्यू क्या रखोगे, 10। चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 × 10⁻। ओके, बोल क्या हुआ, ये तो 2 टाइम्स, ये कितना हो गया बेटा, 4 बची ना पावर पॉजिटिव, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन बाई कूलाम या वोल्ट बाई न्यूटन। ओके, क्या सबको समझ में आया, दो बोल, पावर देख, ये क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है। 6 और एक 7 तो पॉजिटिव हो गई, 3 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव बच गई, ठीक है बेटा।
लिख लिया क्या? अरे छोड़ दो, अभी मॉड्यूल अभी डिस्कस कर लेंगे, मॉड्यूल थोड़ी देर है ना। लिख लिया? मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए थे मॉड्यूल के, या एक दो, मतलब ये हो कि एक दो ही हुए सिर्फ? मैक्सिमम हो गए थे ना, 4-5 नहीं हो ना। हाँ, तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर्पज इतना सा भी, आप 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 2-4 तो आने ही चाहिए डाउट यार, ठीक है। ओके, तो आखिर आफ्टर ऑल क्लास कौन सी है? 5वीं तो क्लास है अभी, अपनी 5th क्लास ही तो है अभी, ठीक है। आ गई समझ में ये चीज? अब देख इधर ध्यान से, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ हमको दे रखी है E इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ वोल्ट बाय मीटर। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को जिसका मास है कितना बेटा, 2 ग्राम, और चार्ज इस पर है 2 माइक्रो कूलम, इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज अ पार्टिकल मास कितना बेटा, 2 ग्राम, एंड चार्ज 2 माइक्रो कूलम। और आपसे पूछा फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। जब तक ग्रेविटी के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहे तब तक ग्रेविटी को इग्नोर करना, इग्नोर ग्रेविटी, ये मत मानना नीचे एमजीबी लग रहा होगा, इग्नोर ग्रेविटी। जब तक ग्रेविटी के लिए नहीं कहता स्पेसिफिकली, तब तक हम इन पार्टिकल्स पे जिनके मास बहुत कम होते हैं ग्रेविटी को इग्नोर कर लेते हैं। फाइंड आउट करके निकालेंगे। अब ये आपको सोचना, 11th आप पढ़ चुके हो, 12th आप पढ़ रहे हो, ये चीज पढ़ चुके हो, सोचो क्या होगा। फोर्स का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाता है, होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो फोर्स लगता है वो क्या लगेगा, क्यू ई। क्या लगेगा, क्यू ई। क्या ई यूनिफॉर्म है? हाँ, यानी फोर्स क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। फोर्स यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेल, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो मोशन को स्टडी करने की 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू, ठीक है, निकाल दे, क्या बचा है। अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होता तो इंटीग्रेशन की शरण में चलते। हम्म, 2 मीटर पर सेकेंड एक आंसर, और बोलो। चलो ठीक है, दुगना तो हो गया, और बोलो। 4 मीटर पर सेकेंड, बाकी लोग बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्सीलरेशन सबने निकाल लिया बेटा? क्या होगा, बोल एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है बेटा। यानी एक्सीलरेशन कितना हो जाना चाहिए बेटा, क्यू ई बाई एम। अरे यही हो जाना चाहिए। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रो कूलम। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻³ मास कितना दे रखा है बेटा, 2 × 10⁻³ ओके, 2 ग्राम दे रखा है ना। ओके, क्या चीज कैंसिल हो गई बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हुआ, ऊपर चला गया तो पावर भी कैंसिल हो गई, हो गई।
ठीक है, ये 6 हो गई, 6 ही नेगेटिव है ध्रुव, ठीक है ना। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब हमने कहा वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। रेस्ट से रिलीज किया यानी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तेजस्वी समझ में आ गई गलती का है, ठीक है। 2 और टाइम भी कितना दे रखा है 2, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, आप एक्सेलरेशन निकाल के ही रुक गए है ना, ठीक है। क्लियर। अब देख इधर ध्यान से एक ये चीज ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण किसी को एक्सेलरेशन मिलेगा, किसी चार्ज पार्टिकल, कितना मिलेगा, क्यू ई बाई है, कितना मिलेगा। ओके, ठीक है। तो दो चीज इसमें लिखा रहा हूं, नोट लगाकर यही नीचे साथ में लिख लो ताकि याद रहे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, नोट एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, ऑन चार्ज पार्टिकल हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, क्यू ई बाई एम आएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें भी ये चीज ध्यान रख कि अलग अलग तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, अलग अलग चार्ज हो सकते हैं, अलग अलग क्या हो सकते हैं बेटा, मास। कुछ ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनका चार्ज सेम हो, मास डिफरेंट हो, मास सेम हो, चार्ज क्या हो डिफरेंट। तो यहां पर ये ध्यान रख कि क्यू बाई एम, हेयर क्यू बाई एम किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो क्यू बाई एम होता है, यानी क्या हो गया, चार्ज अपॉन मास, यानी यूनिट मास के लिए कितना चार्ज है। इसको हम कई बार स्पेसिफिक मास वो कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। क्या कहलाता है ये, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो ये टर्म कई बार यूज की जाती है कि स्पेसिफिक चार्ज इतना है, ठीक है। तो यानी आपको सीधे क्यू बाई ई की वैल्यू दे रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है, क्यू बाई, ठीक है। सॉरी, क्यू बाई एम, क्यू बाई एम की, हाँ। स्पेसिफिक चार्ज क्या है, बेसिकली चार्ज पर यूनिट मास, क्या है, चार्ज पर यूनिट। आ गई बात समझ में। तो कई बार क्वेश्चन में अलग अलग मेंशन नहीं करेगा, जैसे मैंने तो 2 ग्राम और चार्ज ये कर दिया, कई बार कहेगा स्पेसिफिक चार्ज इतना है। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, कूलाम बाई केजी उसकी यूनिट होगी, कहेगा कि भाई ये तो आपको सीधे बेसिकली क्या करना है, स्पेसिफिक चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना है, ई से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, 11th क्लास का एसएचएम किस किस को थोड़ा थोड़ा ध्यान है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ध्यान है ना, है ना, 2 पाई रूट। ओके, अब इसको हमने कुछ ऐसे सवाल किए थे कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी इधर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, इसमें पेंडुलम है, तो फिर क्या हो जाता था, हाँ तो क्या हो जाता था, ये हम जी इफेक्टिव रख देते थे। इस पर दो एक्सेलरेशन हो गए, एक ए इधर जी इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता था, अरे यार एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, जल्दी बोल क्या आएगा, ए स्क्वायर, है ना। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या हो जाता था, 2 पाई और एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लिफ्ट में ले जाते थे ऊपर नीचे, ध्यान है, तो जुड़ जाता था या घट जाता था, है ना। बेसिकली हम इफेक्टिव जी लिख देते थे, क्या लिख देते थे, ठीक है ना, कि जो इफेक्टिव जी आ रहा है वो लिख दो एल बाई जी में, जी क्या है बेसिकली, इफेक्टिव जी, है ना बेटा। अब देख ऐसे सवाल कई बार पूछ लेता है कि जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसके बॉब पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई, इस पर चार्ज है क्यू, इसका मास है एम। ओके, अब बता इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड पेंडुलम। दो एक्स हो गए आपके पास, जी तो नीचे लगी रहा है, लग रहा है, एक तो ये लगी रहा है ना, तो ये तो जी लगेगा ही, और यहाँ एक एक्सीलरेशन और आ जाएगा, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना एक्सीलरेशन देता है, अभी अभी लिखा क्यू ई बाई एम, क्या होगा, अरे समझ गए ना। अब बोल तेरी इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लेना, सही। तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, बोल 2 पाई एल बाई जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा बेटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ ए था ना बेटा, यहाँ गाड़ी के चलने से एक्सीलरेशन आ रहा था, यहाँ किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, कितना आ रहा है, क्यू ई बाई एम। ओके, अच्छा अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे कर दूं, बोल इधर देख, ये पॉजिटिव चार्ज बॉब है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई, वही क्यू है वही एम है, बता अब क्या हो जाएगा टाइम पीरियड,
मारूंगा पकड़ के लड़की, जी स्क्वायर। दो वेक्टर अपोजिट है, अब क्या करोगे? माइनस कर दोगे। इफेक्टिव जी कितना हो जाएगा मेरे को बता? जी माइनस क्यू ई बाई है। अरे सारे वेक्टर को स्क्वायर करके थोड़ी जोड़ते हो, ठीक है। अपोजिट को कैसे जोड़ोगे? ओके ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होता, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होता और बॉब नेगेटिव चार्ज होता तो यानी माइनस करते, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ होता और बॉब नेगेटिव चार्ज होता तो ऐड हो जाता। बस इतना सा करना। बेसिकली टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन में, जो पेंडुलम के टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या ध्यान रखना है हमको? जी इफेक्टिव लिखना है नीचे। टी इज इक्वल टू, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में जी नीचे वाला हमेशा क्या होता है बेटा? जी इफेक्टिव। ओके, तो तेरा ग्रेविटी तो हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा फोर्स जो तेरे को मिल सकता है, दूसरा एक्सेलरेशन किसी के भी कारण मिल सकता है। यहाँ स्यूडो फोर्स के कारण मिल गया था, जो गाड़ी मूव कर रही थी तो स्यूडो फोर्स लगने। यहाँ कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर ऐसे दे रहा है जी, ऐसे, तो 90 डिग्री के रूल से जोड़ूंगा, ठीक है। ऊपर लग रहा है जी नीचे, सीधे माइनस करूंगा। ये नीचे, दूसरा भी एक्सेलरेशन नीचे ही है तो जी बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, चार्ज पर फोर्स की इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे लगाता है? क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन देता है। किधर देता है? पॉजिटिव चार्ज को तो सेम डायरेक्शन में देता है, नेगेटिव चार्ज को अपोजिट देता है, ठीक है ना। तो क्वाइट सिंपल सी चीजें अगर हम जोड़ के पढ़ते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब 11th क्लास में से हमको वापस से कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। अब हमें क्या ध्यान रखना है 11th क्लास का? बस सिर्फ फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला क्या था, ठीक है। अब जो 11th क्लास अब हमारे काम में आएगी ना, उसमें ये नहीं आएगा कि इसको कैसे ड्राइव किया था, थोड़ा टेढ़ा करके एमजी के कंपोनेंट बनाए थे, ये किए थे, नहीं। अब सिर्फ क्या याद रखो? फॉर्मूले क्या थे और तरीका क्या था, कि भाई वहां क्या करते थे? जी इफेक्टिव निकालते थे। तो अब भी मेरे को क्या निकालना है? जी इफेक्टिव निकालना है, ठीक है बेटा। क्लियर? ऊपर मतलब ऐसे, ऐसे ना। लिख लिया? हाँ लिख लिया। चल अब देख, एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। गलत जवाब नहीं देना, कोशिश करना सोच के ढंग से जवाब। यहाँ पर हमने कहा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म एंड डाउनवर्ड। कैसा है? यूनिफॉर्म है और डाउनवर्ड। ओके, उठा लो, ठीक है। एक प्रोटॉन को हमने यहां से रिलीज किया, ठीक है बेटा, यहां से रिलीज, और इसको गिरने दिया कितनी डिस्टेंस तक? एस डिस्टेंस तक। कितने तक? एस। और इसमें टाइम लगा कितना बेटा? टी1 लगा। क्या लगा? टी1। ये क्या है बेटा? प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा था ई। ओके बेटा, सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने लगाया, लेकिन अब की बार डायरेक्शन बदल दी हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या कर दी? ये कर दी। इलेक्ट्रिकल फील्ड वही है हमारा अभी भी, कितना बेटा? ई। अब की बार हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। फिर उसको भी हमने कितनी डिस्टेंस तक फॉल होने दिया बेटा? एस। इसमें टाइम लगा टी2। क्लियरली देखो, प्रोटॉन पर किधर फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ। यानी ये नीचे फॉल किया कितना बेटा? एस। कितने टाइम में? टी1। इलेक्ट्रिकल फील्ड उल्टा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे लग रहा है। इलेक्ट्रॉन को भी हमने कहा एस डिस्टेंस तक फॉल हुआ, टाइम नोट किया, कितना आया? टी2 आया। ओके, अब मैंने पूछा कि टी1 और टी2 में से कौन सा टाइम ज्यादा होगा, या और पूछे तो टी1 टी2 का रेशो बता दो, ठीक है। रेशो ऑफ टी1 एंड टी2, ठीक है बेटा। इग्नोर ग्रेविटी, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, इग्नोर ग्रेविटी। प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा। आप तो मास को, इसको तो लिख लो, मास को एमपी, और इसको लिख लो एमई, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकली नहीं निकालना, आपको सिर्फ टी1 टी2 का रेशो निकालना है, एमपी एमई और जो नोन क्वांटिटी इनकी टर्म है, ठीक है।
हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, मास इसमें सिंपल हमको ये काम आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है ना। चलो करो कैलकुलेट फटाफट, रेशो निकालो क्या आएगा। सबसे पहले सोच क्या होगा इसमें, एक्सीलरेशन कितना, क्यू ई बाई एम। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, सेकंड। क्या होता है सेकंड इक्वेशन, हाँ फिर। अब सीधे इसको याद रखो कि जब कोई चीज जो है रेस्ट से स्टार्ट करे और एस डिस्टेंस तक चले, तो जो टाइम लगता है वो कितना लगता है बेटा, 2s/a का अंडर रूट, कितना बेटा, 2s/a का। ठीक है, अब 11th क्लास में से जो फॉर्मूले हैं उनको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो ताकि टाइम बचे। तो हमने पढ़ा था कि अगर एच हाइट से किसी चीज को गिराते हैं तो नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता था वो हम क्या लिखते थे, 2h/g, ध्यान है बेटा, ये लिखते थे। ठीक है, तो अब इसको याद रखो भाई, टाइम कितना लगता है, 2s/a लगता है, रूट कितना बेटा, रूट 2s/a। रेस्ट से अगर स्टार्ट हुआ है और अंडर एक्सेलरेशन अगर उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किए तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 2s/a का अंडर रूट। ओके, तो इसका टाइम लिख दे और इसका टाइम लिख दे। क्या चार्ज दोनों के सेम है, हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अब फटाफट से लिख के बताओ मुझको क्या है। न्यूमेरिक नहीं, वो वैसे ही बोल दो, एमपी और एमई इनकी टर्म में, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू तो उनकी बहुत गंदी आती है, रूट वूट लोगे तो और गंदी हो जाएगी। भाई देखो T1 क्या आएगा बोल, T1 विल बी इक्वल टू 2s/, ठीक है, 2s/a। ए क्या होगा बेटा, क्यू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल यही होगा क्या, नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन है ना पहला तो हमारा। ओके, यहाँ क्या आएगा बोल, T2 विल बी इक्वल टू 2s/q अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ई मैंने दोनों तरफ सेम लिया है, कारण समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ई तो कैपिटल है और ये वो है, इसको लिखना ई ई। ठीक है, इसको भी लिखना ई ई ना बेटा, चार्ज ई है छोटा ई और इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, कैपिटल ई। आ गई बात समझ में। इसको अरेंज किया, क्या आया बोल, T1 इज इक्वल टू एमपी ऊपर चला जाएगा तो 2s/mp/E। ये अरेंज किया, ये कितना आया, 2s/me/E। अब पहला बात तो किसको ज्यादा टाइम लगा, अच्छा बता, हाँ ठीक है ना, यानी प्रोटॉन को, क्योंकि इसमें देख बाकी सब चीजें तो सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन है क्या बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको ज्यादा है। ओके, अब रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, T1/T2 का रेशो बेटा, इन दोनों का रेशो लेंगे बाकी सब चीज कट जाएगी, क्या होगा, MP/ME रूट में होगा, MP/ME रूट के अंदर। क्लियर बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी, टाइम किसको ज्यादा लगा बेटा, ओके, ठीक है। कई बार सिंपल ये पूछ लेता है एक्सीलरेशन किसका ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन का, हुआ ना, ठीक है, सोच दे एक्सीलरेशन हम क्या लिखते हैं, QE/m लिखते हैं। अब ये तो सेम है दोनों का, तो जिसका मास कम है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, और जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा है वो जल्दी वेलोसिटी गेन करेगा, कम टाइम लेगा। ठीक है, सीधी सी बात है ना ये, ठीक है, लुढ़काए थे ना हमने, वो रोलिंग प्लेन कराई थी ना, ठीक है। और इसको भी क्विक कैलकुलेट करना हो तो याद रखो, जिसका QE/m ज्यादा होगा उसका Q/m ज्यादा होगा, जिसका स्पेसिफिक मास ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा Q/m का कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का Q/m ज्यादा है, ठीक है भाई। स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो ये टर्म स्पेसिफिक चार्ज याद रख के चलनी है, ठीक है।
लिख लिया। बोलो लिख लिया क्या? अब एक और चीज देखो, इधर ध्यान से नोट लगाकर लिख लो कि बार बार हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स के नाम आएंगे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड चार्ज पार्टिकल है, जैसे अभी एक इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, प्रोटॉन देख लिया। ऐसे जो चार्ज पार्टिकल आएंगे, इलेक्ट्रॉन, इस पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो हम क्या मानते हैं बेटा? माइनस। क्या माना करेंगे? माइनस। ओके। इसका मास क्या होगा बेटा? एम होगा, जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ के। ओके बेटा। फिर दूसरा हमारे पास आया करेगा प्रोटॉन। क्या आया करेगा? प्रोटॉन। ओके। प्रोटॉन की जगह कई बार हमारे को ये भी लिख देगा बेसिकली कि हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, याद रख, इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई ही प्रोटॉन होता है। ठीक है। ओके, तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देंगे 1H1। ओके, ठीक है। कितना चार्ज? प्लस ही। मास इसका एमपी लिया करेंगे, क्या होगा बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के जी। ओके, कितना मास हुआ करेगा? एमपी। ओके। फिर आया करेगा हमारे पास एक, जिसको हम ड्यूटीरॉन कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? ड्यूटीरॉन। क्या हुआ करेगा? 1H2। वन है, यानी चार्ज तो अभी भी हमारे पास एक ही प्रोटॉन ही है, लेकिन एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी आ गया, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, तो जो इसका मास है वो 2 MP हो गया। क्या हो गया बेटा? 2 MP। ओके। आमतौर पे रेशो के सवाल आएंगे, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ड्यूटीरॉन का चार्ज सेम है प्रोटॉन जैसा, मास क्या है? डबल। ओके बेटा, क्या है? 1H2 है बेसिकली। ठीक है। तीसरा हमारे पास आया करेगा अल्फा पार्टिकल। क्या बेटा? अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियाई होगा। क्या होगा बेटा? हीलियम। अब बोल, इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज 2 ही होगा, पॉजिटिव। सारे न्यूक्लियाई हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज होते हैं, प्रोटॉन ही होते हैं उनके पास। और मास 4 MP। क्या होगा? 4 MP। आगे बात समझ में? कभी कभी हमारे पास इनका तीसरा भाई आया करेगा, जिसको ट्रिट्रॉन या ट्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1H। ओके, कई नाम है इसको, ट्रिट्रॉन भी कहते हैं, ट्यूटेरियम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। चार्ज कितना? ई। मास कितना हो जाएगा? 3 MP। ये रेयरली मिलेगा, नेचर में भी रेयरली मिलता है ये। और ये खूब जगह आएंगे 12th क्लास में। एक अल्फा पार्टिकल को ऐसे कर दिया, एक प्रोटॉन को ऐसे कर दिया, तो इसका बेटा सब पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन के अलावा, क्योंकि सब न्यूक्लियाई है बेसिकली। ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, प्रोटॉन बेसिकली फर्स्ट, और ये। ठीक है ना? तो क्या लिख लिया सबने? लिख लिया? नहीं लिखा? लिख फटाफट जल्दी से।
लिख लिया अपने। चलो एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं, फटाफट करके बताना। ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ओके, यहां से हमने रिलीज किया है दो चीज, एक तो रिलीज किया प्रोटॉन और एक रिलीज किया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और हमसे कहा फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आफ्टर T सेकेंड। T सेकेंड के बाद दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका रेशियो क्या होगा। वेलोसिटी निकालते हो और उसका रेशियो, काइनेटिक एनर्जी बनाओ उसका रेशियो निकालो। क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, इट कैन बी आस्क्ड कि मोमेंटम का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। किसी भी चीज का रेशियो पूछ सकता है, वेलोसिटी का क्या रेशियो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो हो जाएगा, मोमेंटम का क्या रेशियो हो जाएगा। टू, अरे तो उसका आंसर तो लिख दो। ठीक है, या उसको जल्दी आंसर देने के लिए क्लास से बाहर निकाल दो। ठीक है, ठीक है। फोर आ रहा है ना कुल मिलाकर। 2 4 1/4 और बोलो। फोर, ठीक है, फोर तो ऑलरेडी आ चुका है। दो और बोलो। मास कटना नहीं चाहिए क्या, सोच। जब दोनों का एमपी की टर्म में है, भाई प्रोटॉन का एमपी है, उसका 4 एमपी है मास, तो फिर मास बचना क्यों चाहिए। वन हो सकता है, 1:1, चलो और 4:1। हाँ जी, चलो इधर देखो सब लोग ध्यान से। किसका रेशो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन अपॉन ये। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो ही है क्योंकि रेस्ट से छोड़े हैं दोनों को। और टी टाइम बाद वेलोसिटी हम चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यू जीरो। ए हमको पता है कितना लगता है, क्यू ई बाई एम लगता है। कितना लगता है, क्यू ई बाई एम। तो क्यू ई बाई एम और ये क्या हो गया, टी। ये हमारी वेलोसिटी बन गई आफ्टर टी टाइम कितनी बेटा, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जानी चाहिए टी टाइम बाद, 1/,
के विल बी इक्वल टू 1/2 mv², यही होनी चाहिए। यानी कितना बेटा, 1/2। पहले अपन एक बार जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि फिर मास इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q² E² अपॉन m², और यहाँ पर क्या टी, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेगा उसका फॉर्मूला बेसिकली कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेता है वो क्या हो जाती है, Q² E² T² डिवाइडेड बाई 2m। बोलो क्या ये सही, क्या ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको रेशो निकाल देते हैं, के ऑफ प्रोटॉन अपॉन के ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, फुल प्रोटॉन के लिए क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैपिटल ई है, ठीक है ना बेटा, ई का स्क्वायर, और टाइम टी दे रखा है ये, नीचे 2 मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, फिर यही काम अल्फा पार्टिकल के लिए, ई की जगह क्या रखोगे, 2e, तो 4e² बिल्कुल सही। ओके, ये कैपिटल ई तो दोनों का सेम था, टी दोनों का सेम था, नीचे क्या रखोगे 4mp। ओके, क्या चीज कट रही है, 4 से 4 कट गया, mp से mp, इस पूरे से ये पूरा। ओके, क्या बचा 1/2। क्या किसी का आंसर था 1/2? हाँ तो सही, किसी का एक उल्टा था। ठीक है, क्या आया 1/2। अब आप सब कुछ जानते थे, जानते थे, फिर भी गलती की क्यों, मास कितना होता है, जब 4 भी नहीं आएगा, रुको एक 2 लिखना भूल गए अपन, यहाँ 1/4 ही आएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, नीचे 2m है ना, तो 2m है तो 2 इंटू ये रखोगे, रुको एक बार, नीचे 2m रखोगे तो 2 इंटू 4 इंटू mp रखोगे, ये रखोगे ना, ठीक है। बेटा ये तो 1/2 तो एज इट इज रहा ना, m से m ही तो कटा। बेटा ये T² है, ये T² है बेटा, वो E का स्क्वायर। तो क्या ये चीज समझ में आई बेटा, अब बोल क्या आएगा सही, MP से MP कट गया, ठीक है, ये कितना बन गया 8, ऊपर चला जाएगा, तो इसका सही था गर्भिता का आंसर। ठीक है, देखो ये होगा, ये 8 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, ठीक है, तो 8/4 क्या आएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4। किसका आंसर था, 4 किसने बोला था, बस तो ये करेक्ट था। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। अच्छा, यही इसका मोमेंटम का रेशो पूछता तो क्या होता बोलो, हाँ हाँ, करो कैलकुलेट, रेशो ऑफ मोमेंटम, इसी के नीचे ऐसे लिख के रख लो, रेशो ऑफ मोमेंटम निकाल लो, रेशो ऑफ मोमेंटम, उसमें किसका रेशो निकालते हैं, mv का, ठीक है ना। वन इज टू वन। देख इधर ध्यान से, जब मोमेंटम लिखते तो हम लिखते एम वी होना चाहिए था, एम, और वेलोसिटी हमारी कितनी आ रही है, क्यू ई बाई एम इंटू टी, क्यू ई बाई एम इंटू टी, यही होता। 1:1 नहीं आता, अभी भी ध्यान, क्या होता क्यू ई, ठीक है। अब तो क्या लिखते हैं, जब प्रोटोन का लिखते हैं मोमेंटम ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन और मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, बोल ई, ई और टी, और नीचे क्या लिखते हैं 2e, क्योंकि चार्ज उसका ये होता है, और टी ये लिखते हैं, क्या आता है 1/2 आता है। क्या मास तो खत्म हो गया ना, यानी मोमेंटम मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर। समझ गए ना, m तो कैंसिल हो गया, क्या बचा क्यू ई टी, ठीक है, ई ई टी ऊपर लिखा, 2e ई टी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी डबल है ना, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, देख इधर ध्यान से, मोमेंटम का रेशो अगर काइनेटिक एनर्जी वाले से लिखते, ये होता ये, और ये वो क्या होता है 2m के, ये होता, ठीक है। तो यहाँ ये और ये इसकी प्रोटोन की लिखते, फिर नीचे लिखते 2m और अल्फा और के अल्फा, इससे भी वही आता। ठीक है बेटा,
इससे भी यही आता, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो रेशो तो 4 आया है, 2 से 2 कट ही जाता, और ये कितना आता है 1, और नीचे कितना 4। इसको चेक करना एक बार, मेरे को लग रहा है इसमें फिर से गलती है, क्योंकि इसमें ये 4 काट दिया था ना आपने। इसको चेक करो, ठीक है, क्योंकि ये 4 तो कट गया था ना। हाँ, नहीं मेथड तो बेटा किसी से भी करो, आंसर तो यही आएगा फाइनली। हाँ, ए अल्फा, तो क्या लिखोगे ई स्क्वायर, ये 2 ई का स्क्वायर तो 4 ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बेटा 2 into 4 of MP, यही बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये काटो, ई स्क्वायर टी से ई स्क्वायर टी कट गया, 2 MP से 2 MP ये काट दो, ठीक है बेटा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1:1, तो सही करना, ठीक है बेटा, 1:1। क्योंकि वो यहाँ से समझ में आ गया ना कि गड़बड़ आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि अब ये 1:1 रेशो है बेटा, तो ये कितना आना चाहिए 1:2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1:2, और 1:2 ही अपने आया था जब अपन ने निकाला, ठीक है, सही कर लेना उसको, ठीक है। क्लियर बेटा, लाओ अब मॉड्यूल के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मॉड्यूल में एक सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, बेसिकली अपन आगे पढ़ते हैं कि चार्ज जो होता है ना, स्टेशनरी चार्ज, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, ठीक है, ओके। और अगर एक्सिलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव तीनों बनाएगा, ठीक है। तो ये आगे पढ़ते हैं बेसिकली, अभी इसको सिर्फ चाहो तो ध्यान रख सकते हो, और नहीं तो परवाह मत करो, आगे अपने आप आएगा, आगे मतलब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। हाँ जी बोलो, क्या पहला सब कुछ हो गया था, खोल लो मॉड्यूल, ठीक है, चलो मैं बोलता चल रहा हूँ जो जो होते जा रहे हैं वो, ठीक है। फर्स्ट देखो इधर ध्यान से, मॉड्यूल खोल लो सब। 2 मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम मास आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये 2 मेटल के स्फीयर है आइडेंटिकल, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक को क्या दे दिया नेगेटिव, सेम चार्ज दिया, यानी इस पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हटाए तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यही है, ठीक है। अब बोल किसका मास ज्यादा हो जाएगा, बस, तो बोल क्यों नहीं हुआ था बता। कोई चीज है उसमें ऐड किया, हाँ, तो 2 है ना, 2 मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम मास आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो उनमें क्या होगा मास बेसिकली, जिसने से जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया उसका कम हो गया, ठीक है। अगला सबसे हो गया था विच वन ऑफ दी फॉलोइंग, ठीक है ना, चार्ज भाई बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है, मैंने और आपने एक्सचेंज किए, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए, ठीक है, मेरे पे 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ क्या, नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ क्या, नहीं, तो चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, तभी तो हम कहते हैं कि इक्वल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ओके भाई, चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट डेस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर, तो चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, ध्यान है ना। चलो अगला हो गया था थर्ड, क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2 हमारे पास स्फीयर है, एक है जिस पर 10 यूनिट चार्ज है, दूसरा है जिस पर -20 यूनिट चार्ज है, ठीक है, और इनमें कहा कि इनमें जो फोर्स लग रहा था वो F लग रहा था, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहा कि जब इनको टच कर देंगे तो क्या होगा, बोल चार्ज क्या हो जाएंगे टच करने से, हाँ अवेलेबल चार्ज, कितना है अवेलेबल चार्ज दोनों पर मिलाकर, फेंक के मारूंगा, -10 है,
कितना है माइनस, तो इस पर -5 और इस पर भी आ गई बात समझ में। ठीक है, तो पहले जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा बेटा, F विल बी इक्वल टू के चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन 200 डिस्टेंस r स्क्वायर। ओके, फोर्स कैसा, अट्रैक्टिव, कैसा अट्रैक्टिव। ओके, फिर यहाँ लिखा F डैश क्या बन जाएगा, के चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन ये, और कैसा बेटा, रिपल्सिव। ओके, क्या होगा, रेशो पूछा है हमसे, क्या प्रीवियस with each other and then the ratio of force in the two situation। तो ये हमने लिखा 8:1 आ गया। देखो यहाँ पर साइन नहीं दिया, अगर 8:1 पॉजिटिव और 8:1 नेगेटिव दोनों दिया होता तो नेगेटिव वाला टिक करते, क्योंकि नेचर चेंज हो गई ना। ठीक है, अरे सुन लेना ध्यान से। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपली रेशो निकाला, रेशो क्या आ गया, 8:1, क्योंकि प्लस और माइनस नहीं दे रखे थे, पर चॉइस में एक बार ये देता और एक बार ये देता, कौन सा वाला पिक करते हैं, माइनस, क्योंकि इसमें नेचर बदल गई है फोर्स की, अट्रैक्टिव से क्या हो गया है, रिपल्सिव। ध्यान है ना। ठीक है, चलो अगला, स्टेशनरी चार्ज, ये तो वो दोबारा आ गया। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, और एक्सिलरेटेड चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव बनाता है। ठीक है, अभी चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ते हैं चीजें। ठीक है बेटा, क्यों बनाता है वो वहां पर समझ में आता है तो वहीं पढ़ाते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट सोप बबल इज गिवन सम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वैसे तो ये वाला हम जब प्रेशर पढ़ेंगे चार्ज स्फीयर का तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सोच सकते हो आप कि देख, एक ये हमारे पास है बबल, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या ये रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा तो दूर भगाएगा, तो वो रेडियस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है बेटा, नेगेटिव चार्ज किया तो क्या करेगा, अच्छा नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है क्या, रिपेल। ठीक है, उस केस में भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही से क्या होती है बेटा, रेडियस इंक्रीज होती है। ओके बेटा, बाकी ये एक्चुअल में जब अपन प्रेशर पढ़ेंगे स्फीयर पे तब अपन पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। क्लियर बेटा। अगला बोलो, दो चार्ज प्लेस, ये हो गया था क्या, टू चार्ज प्लेस्ड इन एयर रिपेल विद इतना, दी ऑयल इज इंट्रोड्यूस, दी चार्ज बिकम इतना, दी डायरेक्ट क्या हो जाता है बेटा, मीडियम में क्यों गोला लगा रखा है इस पे, एफ एम इजिकल टू एफ बी बाई एप्सिलॉन आर। ओके ठीक है, हाँ, ये हो गया था 7 डाइलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, देखो, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर, एयर में तो क्या लिखोगे बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, क्या लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर का मीडियम में 1/एप्सिलॉन आर, और यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। इसकी जगह बेसिकली के दे रखा है आपको, एप्सिलॉन आर को क्या कह रखा है, के। अब इनका रेशो पूछा है तो क्या आ जाएगा, K:1 आ जाएगा रेशो। अरे क्लियर, ठीक है, क्या बेटा, ठीक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से लिख दिया ना इसने, तो क्या आ जाएगा, K:1। इसका रेशो निकालना है। ठीक है, तो ये तो सब कट ही जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा, तो एफ इन वैक्यूम अपॉन एफ इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के। वैसे भी हम तो इस फॉर्मूले को लगातार याद कर ही रहे हैं ना, सेम डिस्टेंस के लिए क्या होता है, ये अपॉन एप्सिलॉन आर की जगह के लिख सकता है। तो हम जब ये रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, K:1। ओके, The force between 2 point charge in vacuum इतना है, between the two, the force अगर मेटल की प्लेट, ब्रास मतलब मेटल, आज पढ़ा हमने कि मेटल डालते ही क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब हाँ कम होता है, लेकिन ये ध्यान रखो कि मेटल डालते तो जीरो हो जाता है, और ब्रास इज अ मेटल बेसिकली। ठीक है, ओके, अलॉय है लेकिन दोनों मेटल ही तो है उसमें। ठीक है, तो ब्रास इज अ कंडक्टर। ठीक है, ओके। अगला देखो, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 1 मिलीमीटर इज 18 इज द ग्लास प्लेट। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो पूरा भर दिया है, 1 मिलीमीटर भरा है, यानी पूरा भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 6, तो 18/6 कितना आ जाएगा, 3। अरे लुभांशु इधर सुन ले, ठीक है, ओके, 18/6 क्लियर बेटा। 5 पॉइंट चार्ज ये हो गया था क्या, 11 ना, देखो इधर ध्यान, क्या बेटा, द फोर्स बिटवीन टू, इफ बेटा मेटल की प्लेट डालने में आज पढ़ा ना हमने कि दो चार्जेस के बीच में कोई भी कंडक्टर प्लेट डाल देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, 0। ठीक है, ओके। अब देखो ये 11th ध्यान रखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या कहा,
कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन है लेकिन चार्ज कितने रखे, 5 रखे। और हमसे कहा कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन में। कहाँ गया? है? हाँ, देखो ये हमारे पास एक हेक्सागन है, मान लिया एल साइड का हेक्सागन है, ओके। क्यू 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 और क्यू एक पर नहीं रखा, सेंटर पे हमने रखा कितना बेटा, माइनस क्यू। हमसे पूछा इस पर कितना फोर्स, ठीक है। अब देखो अगर इसको ऐसे निकालने लगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि मान लो मैं यहाँ एक और क्यू रख देता तो इस पर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता, हो जाता, ठीक है। इस पर फोर्स जीरो है, इसका मतलब इसके रखने से जीरो हो गया। तो ये 5 मिलके जितना फोर्स लगा रहे थे, ये अकेला उसका इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा होगा। भाई इस पर को 5 लोग इधर खींच रहे थे, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ एक आदमी ने खींचने लगा और फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब जो 5 का फोर्स है वो इसके बराबर है, लेकिन अपोजिट है ना। इसका फोर्स निकाल लो, इस पर क्या आएगा बोल। अरे इसका इसके पीछे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि हेक्सागन के अंदर ये डिस्टेंस भी एल ही होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागन। तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बस ये फोर्स होगा, ठीक है। ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा तो बाकी के सारे मिलके इधर फोर्स लगा रहे हो। क्लियर बेटा, आ गई बात समझ में। क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, समझ गए। इसको हम सिमेट्री बनाते हैं कि भाई ये सारे पांचों फोर्स लगा रहे हैं, इसको रखते ही फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन पांचों का जो फोर्स था उसको इस अकेले ने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो इन पांचों का फोर्स वही होगा जो इसका इस पर फोर्स होगा। इसका इस पर निकालना बहुत आसान है, क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और किधर अट्रैक्ट करेगा, तो अगर पांचों की हमसे डायरेक्शन भी पूछता तो हम कहते भाई पांचों अब इसको इधर खींच रहे होंगे, ओके क्लियर, ठीक है। भाई इस कुर्सी को 5 लोग आप उधर खींच रहे हो और मैंने एक आदमी को इधर से खींचने के लिए कहा और फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब आप पांचों के फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये अकेला बैलेंस कर रहा है। इसका फोर्स निकाल दो, वही क्या होगा, पांचों का मिलाकर फोर्स होगा, ओके बेटा। और वरना फिर दूसरा तरीका होता है, अलग अलग करके निकालते, वो लंबा और फालतू तरीका। और तभी तो पता था कि वो दो इंटरेस्टिंग वाला तो इसको कैंसिल कर देते हैं और जो वो एक ही, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। पर ये जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ ये कई जगह काम आ जाता है कि अगर आप देख रहे हो कि यार एक रखने से जीरो हो रहा है तो उसे एक का निकाल दो फोर्स, बाकी सबका मिला के क्या होगा, उतना ही हो। चाहे ये पेंटागन होता है, चाहे ये ऑक्टागन होता, कोई सा भी होता, तो उसमें हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। अगला हो गया था 12 18 माइक्रो गुलाम चार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। 80 माइक्रो गुलाम का चार्ज आया, यानी कितना चार्ज आया, Q इजिकल टू एन ही लिखते हैं। 80 माइक्रो गुलाम यानी 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एन, और ये कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, एन की वैल्यू निकालनी। अरे इसका मतलब कॉपी पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। Four equal but like charges are placed four corners. The electrical field at the center of the square charge is E. Then the resultant electrical field at center of the square. इक्वल रखे हैं, सारे रखे हैं सेंटर पे, तो जीरो ही, वो कितना आएगा, जीरो ही आएगी सेंटर पे तो फिर। अरे सही है ना भाई, सिमेट्रिक है। ये आपका स्क्वायर है, क्यू 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 रख दिए, किसी एक के कारण ई है, दूसरे कारण भी ई होगी, तीसरे कारण भी ई होगी, डायरेक्शन सबकी क्या होंगी है, ओके क्या आएगा, जीरो। पेंडुलम ऑफ बॉब मास 80 माइक्रो के कैरी इतना इज रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। देखो इधर ध्यान से, ये हमारे पास कोई पेंडुलम है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, इसका मास है 80 माइक्रो गुलाम, 80 नहीं कितना, 80 मिलीग्राम, ठीक है। 80 मिलीग्राम इसका मास है, ओके। और हमसे कहा कि कैरिंग या चार्ज, कितना चार्ज है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, ठीक है।
और इसको किसी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है, तो बताओ इसमें टेंशन। पहली बात, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते ही क्या ये टेढ़ा हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसकी जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये होगी। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यूई। नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी। यही हो रहा होगा, ठीक है। कोई एंगल बना रहा होगा, कितना बेटा? थीटा। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ओके। अब आपको बेसिकली कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। टी के कंपोनेंट बना लोगे तो ये टी कॉस थीटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा। ओके बेटा, ठीक है। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा बोल? क्यूई के। और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एम जी के। यानी अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर करके जोड़ दे, क्या आ जाएगा? टी विल बी इक्वल टू क्यूई का स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर। ओके। एंगल पूछता तो क्या आ जाता? डिवाइड कर देते। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता बेटा? क्यूई बाई एम जी। ओके। सोच, ये तेरा पेंडुलम था, जैसे इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगने लगा, क्या इसको ये इधर नहीं ले जाएगा? ले जाएगा। उससे रोप की टेंशन चेंज होगी, ठीक है। अरे ये किया ही ना हमने, इक्विलिब्रियम में करते तो थे, इनको दोनों को चार्ज देते थे। चार्ज देने के बाद जब लाइक चार्ज देते तो हम कहते थे ना ये ऐसे बैलेंस होंगे, अब होंगे कि नहीं? वही तो सिचुएशन इसमें अकेला है, ठीक है। क्लियर? भाई यहां फोर्स लगने के बाद ये सीधा थोड़ी रह सकता है, इधर जाएगा। इधर जाने से रोप की टेंशन चेंज होगी, किसी ना किसी पोजीशन पे जाके बैलेंसिंग हो जाएगी। ये तीन फोर्स लगेंगे, तीनों फोर्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके। थ्री चार्जेस प्लस फोर छोटा क्यू 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 हो गया। चलो, 2 point charges plate at the distance r in air exert force the value of r at which they experience force 4f when they placed in the medium of dielectric constant k is equal to 16। हो गया था? अरे ले, क्या कहा? दो चार्ज है हमारे पास, 2 point चार्ज है, तू तो अबे आजा। 2 point चार्ज है, Q1 और Q2 मान लेते हैं, ठीक है। R डिस्टेंस पे रखा है और इन पर F फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? F। क्या होगा? F विल बी इक्वल टू, इधर देख ले बेटा, K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। फिर क्या कहा कि दी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस R फॉर विच दे एक्सपीरियंस 4F फोर्स व्हेन दे प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू, यानी मान लिया फोर्स 4F हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी 1/एप्सिलॉन r कितना दे रखा हमको? 16। और फोर्स कितना होना चाहिए? K Q1 Q2 अपॉन कैपिटल डिस्टेंस R। यही होगा। इस F की वैल्यू यहां रख दो। क्या ये तो वैक्यूम, और ये वैक्यूम, इसको मीडियम से डिवाइड कर दिया, वैक्यूम का फोर्स बन गया। वैक्यूम में कितना फोर्स जा रहा है? 4F। किस डिस्टेंस के लिए? R डिस्टेंस के लिए। किस मीडियम में? 1/16 के मीडियम में। स्मॉल r में तो वैक्यूम में क्या? हाँ, तो इसको वैल्यू यहाँ रख दे, ठीक है। क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 के Q1 Q2 अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ये उड़ा दे, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? ठीक है, क्या हो जाएगा? 16, ये 64 बन जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या? आर, इसकी कैपिटल आर की वैल्यू पूछे, तो ये इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे। आर स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर बाई 64 आ जाए, यानी आर इजिकल टू क्या आ जाएगा? आर बाई। ओके, आ गई बात समझ में? ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं, इसमें फोर्स लिख दे। ये 4F कह रहा है, 4F ये कह रहा है कि मीडियम में कितनी डिस्टेंस पर रखूं आर, मतलब कितना हो कि फोर्स 4F हो जाए। तो कर दिया हमने फोर्स को 4F। किस डिस्टेंस के लिए? आर के लिए। मीडियम है तो 1/16 लगा के लिखेंगे फोर्स। एफ की वैल्यू ये है, वैक्यूम में ये फोर्स लग रहा है। आ गई बात समझ में? अरे क्लियर? अगला हो गया था, 4 charges plus Q minus Q are placed at a corner of a range in the given order। ठीक है। कैलकुलेट दी इंटेंसिटी। अरे यार इसमें क्या है? ओरल होने वाला सवाल है। ये देख, ये एक ए साइड का स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें कुछ चार्ज अरेंज कर रखे हैं हमने। किस ऑर्डर में अरेंज कर रखे? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ओके। अब कहा सेंटर पे इंटेंसिटी बता। सोच देख, इसकी इंटेंसिटी किधर होगी बेटा? नेगेटिव चार्ज के लिए 2R। इसकी इंटेंसिटी किधर होगी? 2R। इसकी किधर होगी? इधर। और इसकी किधर होगी बेटा? इधर।
यानी बेसिकली ये दो जुड़ जाएंगे, ये दो जुड़ जाएंगे। ओके, कितनी होगी किसी एक चार्ज की? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? डायगोनल का आधा, ए बाई रूट टू। तो किसी भी एक की लिख ले, E1 बराबर E2 बराबर E3 E4 आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। कितना आएगा बोल, फटाफट बोल। के क्यू बाई डिस्टेंस यानी ए बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई टू। आगे बात समझ में? तो यानी कितना? 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों जुड़ गए तो 4 के क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया। अरे एक 2 है, दूसरा भी 2 है, तो ये फोर्स कितना हो गया? 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और के क्यू, सॉरी, है ना? ओके, दूसरा वाला भी इतना ही आएगा, 90 डिग्री पर आएंगे, तो 4 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्या? अरे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं ना लड़की, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना। ओके, आ गया बेटा? तो क्या आ जाएगा? 4, है ना? अब इसने उसको वो लिख दिया होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फाइनल आंसर तो ये आया 4 रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के को लिख दे क्या बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये उड़ा दे। ठीक है, क्या बन जाएगा? √2 क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अच्छा, काटा नहीं, बहुत ही अच्छा है। ओके, चलो काटा भी नहीं, 4 से 4 तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना? चलो अगला बोलो। हो गया था? हो गया था सबका? 19th, 4 identical charge 1 micro are kept on the circumference circle of radius 1 meter forming an equilateral triangle. The electrical, अरे यार वो तो, ये तो सिंपल सा है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के, है ना, सेंटर पे कितना होता है? √3 के क्यू निकाला ना हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पे। हाँ, तो वो कर लो। अब रेडियस 1 मीटर दे रखी है, अब इसमें तो बहुत ही आसान है। ये देख इधर ध्यान से, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है? रेडियस के बराबर, यानी कितनी दे रखी है? 1 मीटर। ओके, ये यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है। ओके, अब यहाँ हमको क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। तो बोल इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। अरे क्या होगी? जीरो होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब में सिमेट्री के कारण सेंटर पे तो क्या आती है? जी। क्लियर? 3 चार्जेस ईच ऑफ इतने आर प्लेस वर्टिस साइड दी फोर्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल जीरो। ठीक है, 4 इक्वल चार्जेस प्लस क्यू आर कॉर्नर ऑफ द देन द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ 3। निकाला ही हम। ठीक है, किसी एक पर बाकी सबका कितना फोर्स होगा? अपन ने निकाला था ना, क्लास में किया था ना। अरे ये हमने किया तो था बेटा। ये हमारे पास क्यू 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 है, इसका इधर आता है के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका कितना आता है? के क्यू स्क्वायर बाई ये √2a यानी 2a स्क्वायर। ठीक है, और उसका हो जाता है √2 के क्यू स्क्वायर बाई, इनको जोड़ देते हैं। क्यों भाई? ये देखो इधर ध्यान से, कुछ भी आप ये 2a स्क्वायर का एलसीएम ले लो, के क्यू स्क्वायर को बाहर रख दो, के क्यू स्क्वायर ये बन गया 1/2 प्लस √2। अब ये 2 एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा बेटा? 2√2 प्लस 1/2, तो 2√2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अरे हो गया क्या? अगला बोल 22। सेंटर ऑफ हेक्सागन जीरो ही होगा, सारी सिमेट्री में जीरो होता है, सारी सिमेट्री में जीरो होता है। ओके, 2 पॉजिटिव चार्जेस इतने डिस्टेंस वाइन, ये हो गया था इक्विलिब्रियम वाला, किए हमने ऐसे कई सवाल। अगला हो गया था 24। देखो इधर ध्यान से, ये हमारे पास एक कोई हेक्सागन है और नंबर दे रखे हैं ये A B C D E और F, ये सेंटर ओ, और चार्ज रख रखे हैं यहाँ पर -Q, यहाँ पर 4Q, यहाँ पर -2Q, और यहाँ पर 2Q, यहाँ पर Q,
और यहाँ पर -Q2। ओके, और हमसे क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रख दे तो फोर्स क्या होगा। ठीक है, बेसिकली पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड देख लो, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर देगा। ओके, तो सोच देख जब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा क्या, नेगेटिव का किधर बनाएगी, इधर, पॉजिटिव का इधर। तो इन चार्जेस को जोड़ दे पहले। ठीक है, 3Q हो गए, ऐसे मत करना -Q हो गए, जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या है, DQ। ओके, इस डिस्टेंस को x मान लेंगे। ठीक है, सबके लिए ये x होगी ये डिस्टेंस। इन दोनों का कितना आ गया बेटा, इधर आ गया, कितना, 3KQ/x का स्क्वायर। इनका देख कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मर गए। इन दोनों का देखो क्या होगा, इनका भी 3Q होगा। ठीक है, किस तरफ होगा, इधर होगा बेसिकली। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इधर मारेगा धक्का, वो उधर मार। अरे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते हैं। ठीक है, तो ये इधर मारेगा धक्का, ये इधर, इसका इलेक्ट्रिकल यानी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर आना चाहिए, इधर। तो कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये और ये बचे, यही बचे, बराबर है दोनों। इनका रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, तो बोल कौन सा आएगा, नन ऑफ दिस। आ गई बात समझ में, क्लियर। भाई आप अगर इलेक्ट्रॉन को रख के देखोगे तो इलेक्ट्रॉन में ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये रिपेल करेगा। इनका भी तो फिर ऐसे ही होगा, ये क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों का ऐसे आएगा। ठीक है, ओके ना, क्या नहीं बेटा, ठीक है, देखो इधर ध्यान से, ये हमने कहा ये 4Q है, ये क्या है, Q। इलेक्ट्रॉन रखा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स इधर आ गया। ओके, फिर ये वाला और ये वाला है, यही है। हाँ हाँ, ये और ये हुआ, नहीं ये 3Q, हाँ ये हो ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, क्लियर। फिर क्या बना, दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो यही तो पूछा था हमसे, और क्या पूछा था, क्या, कहाँ कंफ्यूजन हुआ, मेरी समझ में नहीं आया है, फिर से देखो। यहाँ पर क्या है बेटा, -Q, यहाँ पर क्या है, 4Q पॉजिटिव, यहाँ -2Q, यहाँ -2Q, यहाँ 2Q, और यहाँ पर Q, बस यही है चार्जेस। अब अगर फोर्स के हिसाब से देख रहे हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड के हिसाब से, ये डिसाइड कर लो पहले, दोनों से ही देख लेते, पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड से देख लो। चलो इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो, इसका और इसका तो कैंसिल हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर जाएगा बेटा, यही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का इधर जाएगा, ठीक है ना, और इसका किधर जाएगा, इधर, यानी इस इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर आएगा, ऐसे आएगा, यही होगा। नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगा इसका। यार आप इलेक्ट्रिकल फील्ड देख रहे हो ना, आप जब इलेक्ट्रिकल फील्ड देख रहे हो तो फॉरगेट अबाउट की इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं सेंटर पे, क्या रख रहे हैं, आप तो इलेक्ट्रिकल फील्ड देख रहे हो। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड टूवर्ड्स बनाओगे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे बनाओ। ओके, यानी इन दोनों के सेम डायरेक्शन में आए, क्या कितने होंगे, KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी सिंपली चार्ज को जोड़ दो। ठीक है, तो कितना होगा बोल, ये 3KQ/x का स्क्वायर। ओके, ये और ये कैंसिल हो ही गए, तो इनको हटा दिया। इसको और इसको देखो, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, यानी माइनस होंगे, तो चार्ज माइनस कर दे, कितना ये। ठीक है, ओके, कितना, अपन पहले गलती कर गए थे, 3KQ/x स्क्वायर। ओके, क्लियर, क्या हुआ, दोनों का रिजल्टेंट बीच में बाइसेक्ट करेगा, यानी ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ओके, अब यहां रखा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर फोर्स लगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यानी किधर आया बोल, ठीक है, ये आ गया क्या फोर्स, ये क्या आ गया, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमने किया इलेक्ट्रिकल फील्ड से। आ गई बात समझ में। अब चार्ज से करोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा, इसने रिपेल किया, इसने क्या किया, ठीक है, अट्रैक्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये आ गया। ठीक है, ओके, फिर इसका और इसका देखा, इसने अट्रैक्ट किया, इसने वो किया, यानी ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, इनका नेट फोर्स इधर आ गया।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आंसर क्या दे रखा है इसमें? नन ऑफ दीज दे रखा है। हाँ, तो ये आंसर गलत दे रखा है इसने। इसका मतलब जो चार्ज का अरेंजमेंट दे रहा है ना, ये इसमें गड़बड़ है। ये कोई जो है ना माइनस क्यू या कुछ गलत प्लेस्ड है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने भी किया था, उसमें नन ऑफ दीज आता था, पर इस चार्ज अरेंजमेंट में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने भी फटाफट में जल्दी में नन ऑफ दीज ही निकाल दिया था ना पहले। ठीक है, क्योंकि था ऐसा सवाल। हो गया 24। ठीक है, चलो अब कुछ जो है आगे अपन बढ़ेंगे कल की क्लास में, तो आगे वाला मॉड्यूल फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। क्या कल की? हाँ, गुड फ्राइडे की छुट्टी, लेकिन अपनी नहीं, अपनी